Sing that shit. Shit. नमस्कार। प्रस्तुत वीडियो बहुत प्रतीक्षित है। कई बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम जनसंचार पर वीडियो बनाइए, तो आज मैं प्रस्तुत हूँ उस वीडियो को लेकर। यह कक्षा 11 और 12 दोनों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको कोशिश करूँगी मैं सरल शब्दों में समझाने की, क्योंकि ये 11th के लिए नया टॉपिक है। तो सबसे पहले बच्चों, जनसंचार को समझने के लिए हमें संचार के पूरे संपूर्ण स्वरूप को समझना पड़ेगा और उसके लिए कुछ मुख्य बिंदु हमें ध्यान में रखने होंगे जो आपके सामने हैं। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु जिनके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। संचार का अर्थ जानना जरूरी है। फिर संचार की उपयोगिता व उद्देश्य, किस लिए ये इम्पोर्टेंट है। संचार के मूल तत्व, संचार के विविध प्रकार, जितने भी प्रकार हैं संचार करने के वो सारे प्रकार। जनसंचार से आशय, क्योंकि संचार और जनसंचार में थोड़ा सा फर्क है। जनसंचार का महत्व, जनसंचार की विशेषताएं और जनसंचार के कार्य। ये पार्ट 1 है, यानी वीडियो ये जो स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ये पार्ट 1 है और इसके बाद कंटिन्यूएशन में 1-2 वीडियो और बनेंगे क्योंकि टॉपिक काफी लेंथी है। सबसे पहले संचार का अर्थ समझते हैं। संचार का अर्थ क्या होता है। संचार शब्द में मूल धातु चर है। चर का अर्थ होता है विचरण करना, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर संचरण करना, इधर उधर घूमना या एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचना, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। यही आगे पंक्ति में भी है। यह पहुंचना मनुष्य का भी हो सकता है, अन्य प्राणियों का भी, ध्वनि का भी, चित्र का भी और प्रकाश का भी। यहाँ इस शब्द का अर्थ मानव के संदेशों का एक दूसरे तक पहुंचना है। और पहुंचने से क्या तात्पर्य है, किसी संदेश को भेजना और प्राप्त करना। छोटी सी परिभाषा है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान को ही संचार कहते हैं। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को मौखिक, लिखित तथा दृश्य श्रव्य माध्यम के द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही या पहुंचाना ही संचार है। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूचना देने वाले और पाने वाले दोनों की ही सक्रिय भूमिका या भागीदारी आवश्यक है। एक का भी अभाव इसमें संभव नहीं है। अगर किसी एक की भी कमी होती है किसी चीज में, चाहे वो भाषा से रिलेटेड हो, चाहे और चीजें हो, भावनात्मक चीजें हो, समझ ना पाए, तो उसमें संचार प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। इस अर्थ में संचार अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया है, यानी एक दूसरे के दोनों की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। संचार माध्यम की उपयोगिता व महत्व। सफल संचार में माध्यम बनते हैं प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, वायु तरंगे, हमारे स्पर्श, संवेदन, इशारे आदि सब कुछ। संचार माध्यमों से आशय है वह उपकरण या साधन जो हम तक संदेश पहुंचाते हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं भी हो सकती हैं, फिल्में, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, ये इंटरनेट, ये सब हमारे माध्यम हैं एक संदेश को सर्वसाधारण के पास पहुंचाना, सार्वजनिक रूप से। संचार के मूल तत्व। मूल तत्व में सबसे पहला संचारक या स्रोत, जहां से सूचना देने का या संदेश देने का प्रारंभ होता है, वही संचारक या स्रोत कहलाता है। कूटीकरण या एनकोडिंग। कूटीकरण का मतलब होता है भाषाबद्ध करना, उसी संदेश को, उसी सूचना को जब भाषा दे दी जाती है तो उसके कहते हैं कूटीकरण या एनकोडिंग। तीसरा पॉइंट है डिकोडिंग या भाषा ग्रहण करना। जब सही से संदेश को पहुंचाया जा चुका है और प्राप्तकर्ता को वो संदेश पूरी तरह से समझ में आ गया, सही अर्थों में समझ में आ गया,
उसने भाषा को ग्रहण किया, यानी उसको भी उसी भाषा का ज्ञान अगर है तो उसको कहते हैं डिकोडिंग या भाषा ग्रहण करना। फीडबैक या संदेश की प्रक्रिया, तो फीडबैक तब होता है जब संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाए, तो उसकी जो प्रक्रिया होगी, उसने उसको सकारात्मक रूप में लिया है, नकारात्मक रूप में लिया है, जैसे भी लिया है, उसको जब वो प्रक्रिया करेगा तो उसको ही कहेंगे फीडबैक। और ये फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे सुधारात्मक कार्य किए जाते हैं, संचार प्रक्रिया को और सबल और ऐसा बनाते हैं कि ताकि आसानी से वो हो सके। इसको डायग्राम की तरह देखिए कि संदेश का संचार किस तरह से करते हैं। सबसे पहले संचारकर्ता जो संचारक है या स्रोत, उसके बाद संदेश, उसके बाद माध्यम, हमने जरिया क्या अपनाया, हमने मौखिक रूप से संदेश को पहुंचाने की कोशिश की है, आमने सामने या लिखित रूप से की है, या हमने संकेत से की है, या हमने किसी यंत्र का प्रयोग किया है, वो माध्यम के अंतर्गत आते हैं। फिर संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंच गया तो प्राप्तकर्ता की भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है। और जब संदेश सफलतापूर्वक प्राप्तकर्ता को मिल चुका है, तब वो देता है फीडबैक। और फीडबैक जो है अगर ठीक नहीं है तो हम सुधारात्मक कार्य करके दोबारा वही प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है। संचार के मूल तत्वों का विस्तृत ज्ञान, जो अभी मैंने आपको बताए थे संचार के तत्व, उन्हीं को हम डिटेल्ड में जानते हैं। किस तरह से? पहला है संचारक या स्रोत। संदेश को भेजने वाला संचारक या स्रोत कहलाता है। यही इस प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, स्टार्टिंग यहीं से होती है। किसी संदेश के बारे में विचार करते ही संचार प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से कोई वस्तु मांगनी है, तो जब वो विचार कर रहा है उस वस्तु को मांगने की, बस वो विचार शुरू होते ही संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सेकंड पॉइंट है कूटीकरण या एनकोडिंग। और इससे आशय क्या है, देखिए आगे। कूटीकरण से आशय संदेश को भाषाबद्ध करना है। भाषाबद्ध करना किस तरह से? अगर वो व्यक्ति किसी वस्तु को किसी दूसरे से मांगना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, किसी भाषा का प्रयोग करेगा। चाहे वो लिखित रूप में मांग रहा है, चाहे वो मौखिक रूप से मांग रहा है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए किसी भाषा को चुनेगा, और उसी को कहते हैं एनकोडिंग या कूटीकरण। संदेश की भाषा का ज्ञान संचारकर्ता व प्राप्तकर्ता दोनों को ही होना चाहिए, ताकि संचारक जो कहना चाहता है वो प्राप्तकर्ता उस संदेश को उसी रूप में ग्रहण कर सके। अगर किसी को हिंदी भाषा की जानकारी है, तो वो हिंदी भाषा के ही प्रयोग से उस संदेश को भेजेगा प्राप्तकर्ता तक, और प्राप्तकर्ता को हिंदी भाषा की जानकारी होना भी अनिवार्य होगा। और भी भाषाओं के बारे में सेम बात है। डिकोडिंग या भाषा ग्रहण करना। कूटीकरण की ठीक उल्टी प्रक्रिया जो होती है उसको कहते हैं कूटवाचन या डिकोडिंग या भाषा को ग्रहण करना। और ये कार्य होता किसका है? जिस तक संदेश गया है, जिसने प्राप्त किया है, वो जब उस संदेश को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है, उसका आशय समझ जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं डिकोडिंग करना। प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना ही डिकोडिंग है। हमने किसी व्यक्ति से वस्तु कोई मांगी है और उसने मेरी बात को पूरी तरह समझ लिया है कि मेरा आशय क्या है, तो बस उसी को हम डिकोडिंग कहेंगे। चौथा नंबर फीडबैक या संदेश की प्रतिक्रिया। क्रिया जो हो रही थी वो संचार व करने वाली क्रिया हो रही थी, और उसकी प्रतिक्रिया कौन करेगा? प्राप्तकर्ता। और पहले जो क्रिया हो रही थी वो क्रिया किसके द्वारा की जा रही थी? जो संचारक था उसके द्वारा वो क्रिया की जा रही थी, जिसकी प्रतिक्रिया कौन देगा? प्राप्तकर्ता। फीडबैक द्वारा पता चलता है कि संदेश सही रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचा भी है या नहीं। इसमें प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया को प्रकट करता है। वो दोनों तरह की हो सकती है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। जो वस्तु मांगी है हमने, अगर वो उसके लिए मना करता है तो वो नकारात्मक होगी। अगर वो उस चीज को देने को तैयार हो जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया सकारात्मक कहलाएगी। अगर गलत संचार प्रक्रिया होती है
तो उसमें सुधारात्मक कार्य किए जाते हैं और पुनः वही क्रम शुरू हो जाता है। लास्ट पॉइंट इसमें ऐड कर रही हूं मैं, शोर संचार। जिस संचार प्रक्रिया में कोई भी रुकावट आती है किसी भी वजह से, चाहे वो भाषा की वजह हो, अगला व्यक्ति जो संदेश को प्राप्त करने वाला है उसको हो सकता है बिल्कुल वही भाषा ना समझ में आती हो। ये तब होता है जब भाषा का ज्ञान अगले को ना हो। जब हम किसी दूसरे प्रांत में, दूसरे शहर में जाते हैं तो हो सकता है उसकी लैंग्वेज अलग हो, तो जब अवरोध उत्पन्न होता है यानी संचार प्रक्रिया जो है वो सफलतापूर्वक नहीं हो पाती है, तो उसको कहते हैं शोर संचार। जैसा कि लिखा है, प्रक्रिया में आने वाले अवरोध ही शोर कहलाते हैं। संचार के विविध प्रकार, इसमें नंबर 1 पर आएगा सांकेतिक संचार। और सांकेतिक संचार किस तरह से किया जाता है? इशारों से सिर्फ महसूस करके किसी की भावनाओं को पहचान लेना, उसके संकेत मात्र से हाथ पैर चलाने की प्रक्रिया हो सकती है फेस के एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। ये सब सांकेतिक संचार के अंतर्गत आता है। जैसे किसी को नमस्कार करते हैं हम, तो मुख से नमस्कार बोले ना बोले, सिर्फ हाथ जोड़ने से ही व्यक्ति समझ जाता है कि उसने नमस्कार किया और उसके भी ऑटोमेटिकली ही हाथ जुड़ जाते हैं। दूसरा है मौखिक संचार, यानी मुख से बोला गया। तीसरा है अमौखिक संचार, जितने भी प्रक्रिया जो जिसमें मुख से कोई बात ना की जाए, जो ध्वनि जिसमें ना सुनाई दे, वो सब अमौखिक कहलाते हैं। अंतर्वैयक्तिक संचार, जिसमें व्यक्ति आपस अपनी बातें अपने से ही कह रहा है, यानी मनन कर सकता है, पूजन कर सकता है, जो अंदर ही अंदर चल रहा है उसके, जब वो किसी और से नहीं कह रहा, तो उसको कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। फिर है अंतर्वैयक्तिक संचार, जब हम आमने सामने किसी से कह रहे हैं, दो व्यक्ति हैं जो दोनों आपस में एक दूसरे की बात शेयर कर रहे हैं, तो कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। फिर होता है समूह संचार, जिसमें आपकी कक्षा भी आ सकती है। जो स्कूल में कक्षा में चर्चा की जाती है, तो उसको ग्रुप में संचरण कह सकते हैं कि हम ग्रुप में संचार कर रहे हैं, तो उसको समूह संचार के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें सामूहिक रूप से सब शामिल हैं। और अंतिम है जनसंचार। जनसंचार तब होता है जब हम उसके लिए किसी डिवाइस का प्रयोग करें, किसी यंत्र का प्रयोग करें, तब जनसंचार कहलाता है। इसको डिटेल में जान लेते हैं। सांकेतिक संचार, सांकेतिक संचार का तात्पर्य है संकेतों द्वारा संदेश को पहुंचाना, जैसे हाथ जोड़ना, पांव छूना, हाथ मिलाना, लाल बत्ती और हरी बत्ती जैसे सिग्नल पर दिखाई देती हैं, तो वो सब सिर्फ संकेत मात्र हैं, उसमें कोई बोल नहीं रहा है, कोई किसी को लिखकर कोई संदेश नहीं पहुंचा रहा, तो फिर सिर्फ संकेत मात्र से हम समझ जाते हैं कि हरी बत्ती का मतलब क्या है और लाल बत्ती का मतलब क्या है, तो सारे सिग्नल हमें पता होते हैं। तो उसी तरह से जैसे हाथ जोड़ना और पांव छूना भी वही चीज है। जैसे ही किसी के पैर छुए जाते हैं, तो उसमें हम पैर छूना बोले ना बोले, अगले को पता लग जाता है कि वो पैर छू रहा है, तो ये सांकेतिक संचार के अंतर्गत आता है ये सारी चीजें। नेक्स्ट है मौखिक संचार। मुख द्वारा ध्वनियों के माध्यम से जो संदेश पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं। जैसे बातचीत करना, कन्वर्सेशन, आपस में बात कर रहे हैं, एक या दो व्यक्ति या उससे भी ज्यादा, तो वो आपका मौखिक संचार के अंतर्गत आएगा। इसके अतिरिक्त भाषण देना भी हो सकता है, कक्षा में लेक्चर लेना भी हो सकता है, टेलीफोन करना भी हो सकता है। संचार, मौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के संचार साधन जो होते हैं वो सब अमौखिक संचार कहलाते हैं। सांकेतिक संचार भी इसी श्रेणी में आता है। जब हम मौखिक मुख से बात नहीं कर रहे, तो वो सारी चीजें अमौखिक संचार के अंतर्गत आएंगी, वो चाहे संकेत किए जा रहे हो तो भी अमौखिक ही कहलाएंगे। अंतर्वैयक्तिक संचार, जब व्यक्ति अपने आप से बात करे। बहुत से लोगों की आदत होती है, जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, अंतर्मुखी कह सकते हैं हिंदी में, तो वो अपने आप से बात करते रहते हैं, अपने आप चिंतन मनन करते रहते हैं, तो उसको अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। जब हम किसी और से कोई बात नहीं कर रहे, अपने आप से बात कर रहे हैं, अर्थात मन में प्रश्न करे और मन में ही उत्तर दे दे, इसमें संचारक व प्राप्तकर्ता वह स्वयं खुद है।
क्योंकि वो खुद से ही प्रश्न कर रहा है और खुद ही आंसर दे रहा है, यानी संदेश जो भेज रहा है वो अपने पास ही भेज रहा है और उत्तर भी स्वयं कर रहा है, तो वो वही प्राप्त करता है और वही संचारक है। अंतरवैयक्तिक संचार में क्या होगा? अंतरवैयक्तिक संचार का मतलब ये है जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं तो उसे अंतरवैयक्तिक संचार कहा जाएगा। समूह संचार, जब एक समूह आपस में विचार विमर्श करे या चर्चा करे तो उसे समूह संचार कहते हैं। कक्षा में पढ़ाना या पढ़ना, किसी संस्था की बैठक यानी मीटिंग इसका सटीक उदाहरण होगा। विचार विमर्श करना का मतलब ही ये है डिस्कस करना, और ग्रुप डिस्कशन करना जिसको जीडी भी कहते हैं, वो सब समूह संचार के अंतर्गत आएगा। लास्ट पॉइंट है आपका जनसंचार। जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय, यानी हम आमने सामने बात नहीं कर रहे किसी से, कक्षा में जो होता है हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं वो समूह संचार के अंतर्गत आता है। उसमें प्रत्यक्ष जब संवाद हम नहीं करते बल्कि किसी तकनीकी या यंत्र का प्रयोग करते हैं, किसी डिवाइस का प्रयोग करें और उसके माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि, ये सब जनसंचार के माध्यम कहलाएंगे। टॉपिक काफ़ी लंबा है, अतः जनसंचार पार्ट 2 में हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को और पूरा टॉपिक कवर करूंगी मैं। इस टॉपिक को संपूर्ण रूप से समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखिएगा। यदि कोई सजेशन देना चाहते हैं आप तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ज़रूर उसमें सुधार किया जाएगा। जल्द ही इस टॉपिक का पूरा दूसरा पार्ट पोस्ट होगा। नमस्कार।